ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। सवाल मैं पूछना नहीं चाह रहा था, वीडियो की वजह से बाल विवाह बनकर बह गया। दहेज प्रथा को लेकर अभी भी समाज वहीं खड़ा है। मैं माफ करिएगा, मैंने ठान लिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा। राजपूत हूं, पूरा समाज, परिवार आज एक तरफ खड़ा है। मैं अपने वसूल के साथ खड़ा हूं कि मैं दहेज नहीं लूंगा। हिम्मत हुई आपके वीडियो देख के कि आपने भी दहेज के खिलाफ बोला। ये भी एक समाज की कुरीति है। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह बंद किया, बहुत सारी कुरीतियां खत्म हुई। ये कब खत्म होगी हमारे जीवन से? जब प्रेम आ जाएगा। परिवार, रिश्तेदार सब एक ही राग में गा रहे हैं और वो उसको सिद्ध भी कह रहे हैं कि नहीं ये सही है। मैं अकेले खड़ा हूं और आप मेरे साथ। जब प्रेम आ जाता है, चेतना आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो तुमसे ये करा ही नहीं जाएगा कि तुम किसी के साथ रहने के लिए या जीवन बिताने के लिए उससे पैसे मांगो। दहेज सीधे सीधे यही तो है। आप एक व्यक्ति से कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ तब रहूँगा जब तुम मुझे पहले पैसे दोगे। ठीक है, जब होश एक सीमा पर पहुँच जाता है, एक तल पर, और जब दूसरे के प्रति शोषण का नहीं प्रेम का भाव होता है, और जब इंसान को अपनी गरिमा की कुछ परवाह होती है, तब ये करना असंभव हो जाता है कि पैसे मांगो कि मैं तुम्हें अपने घर में तभी आने दूंगा, या मैं तुम्हारे घर में तभी जाऊंगा, या तुम्हें अपनी पत्नी तभी घोषित करूंगा, या तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध तभी बनाऊंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे। ये एक तरह की वेश्यावृत्ति है कि नहीं है? पुरुष स्त्री से पैसे मांग रहा है और पैसे लेकर के फिर उससे वो संबंध बना रहा है ना? लेकिन पूरा पढ़ा लिखा समाज इसमें शामिल अरे कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है? जो बात है सो है। इतनी बार तो मैंने कहा है ना कि स्त्री पैसा लेकर के पुरुष से संबंध बनाए तो उसको वेश्या बोलते हैं, और पुरुष जब पैसा लेकर के स्त्री संबंध बनाता है तो उसको दूल्हा बोलते हैं। फिलहाल मैं अपने उसूलों के साथ ही खड़ा हूँ और मैंने ठान लिया कि मैं हाँ, दहेज तो नहीं अच्छा लूंगा। करा है। इसमें अपने आप को बहुत विशेष मानने की भी ज़रूरत नहीं है। जी जी, ये तो मनुष्य होने का न्यूनतम मूल्य है जो तुमको चुकाना पड़ेगा। कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया तुमने। ये कोई बहुत बड़ा विद्रोह या क्रांति भी नहीं हो गई कि मैं दहेज नहीं लूंगा। ये तो न्यूनतम, कम से कम वो चीज़ है जो हर खुददार इंसान को करनी ही पड़ेगी। और अगर तुम ऐसे हो कि दहेज वगैरह लेते हो तो तुम्हें तो मेरे सामने बैठने का भी अधिकार नहीं है। तो क्रांति होनी तो अभी शेष है। विद्रोह तो यहां से शुरू होता है। तो विद्रोह का कखग है कि भाई दहेज वगैरह नहीं लेता मैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। असली चीज तो आगे आती है।
हैरत होती है वो लड़कियां कौन सी होती हैं जो किसी ऐसे के साथ बंधने को तैयार हो जाती हैं जिसने उनसे पैसे लिए हैं। ये कैसी लड़कियां होती हैं, किस ग्रह से आती हैं? वो चलता नहीं है कि कौन है लोग, कहां से आते हैं। लेकिन आचार्य जी ये तो लौटा दो। पूछ रहे हैं जो ले चुके हैं उनका क्या। अगर भीतर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो तुरंत लौटा दो। लेकिन आचार्य जी ये तो बचपन से ही, मतलब जब आप मेरा बच्चे हो। नहीं मेरा मैं आगे बढ़ रहा था उसमें। जैसे हमारे घरों में जब स्पेसिफिकली लड़के पैदा होते हैं, जैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो काफ़ी रिश्तेदार, क्योंकि हम बनिए हैं, हम लोगों ने ज़रा शादी वादी को ज़्यादा बिगाड़ रखा है, तो हमारे यहाँ तो जैसे किसी के घर लड़का होता है तो वो बात ऐसे करते हैं कि 1 करोड़ की असामी आई है। मतलब वो दिमाग में ही बचपन से ही ये चीज़ किसी तरीके से भर दी जाती है। भ्रष्ट, दूषित, खोखला, जर्जर, सड़ा हुआ। आगे की गालियां ज्यादा आगे की हो जाएंगी। ऐसा हमारा परिवार और समाज है। और दया आती है उस लड़के पर जिसको पैदा होते ही 1 करोड़ की आसामी की तरह देखा जा रहा है। क्या उसकी चेतना जागृत करी जाएगी, क्या उसकी परवरिश करी जाएगी? उसको तो वैसे ही बड़ा करा जाता है जैसे कसाई अपने बकरे को बड़ा करता है कि एक दिन इसको वसूलूंगा। इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है, एक दिन इसमें से ब्याज समेत वसूली होगी। तो क्या उस लड़के के साथ न्याय कर पाएंगे उसके अभिभावक अगर उसको ऐसे देख रहे हैं? ये मुद्दा हमें कब का पीछे छोड़ देना चाहिए था। बहुत ताज्जुब की बात है, ये मुद्दा आज भी ज्वलंत है। ये मुद्दा अभी बचा कैसे हुआ है समझ में नहीं आता। वैसे तो लड़कियां बड़ी तोप बन गई हैं, फेमिनिज्म आ गया है, क्रांति कर रही हैं, ये नारीवाद, फलानावाद, उदारवाद, और शादी के समय दहेजवाद नहीं ख़त्म करा जा रहा है इनसे। मैंने तो सुना है बहुत सारी लड़कियां होती हैं खुद बापूजी पे दबाव बनाती हैं कि और ज़्यादा दो, और क्योंकि जितना दोगे ससुराल में मेरी उतनी इज्जत होगी। ये कौन सा नारीवाद है? ये कौन सा नारीवाद है जो दहेज को स्वीकार कर लेता है? या मॉडर्निटी बस इसी में है कि नंगे होकर सड़क पे घूमना है? सारी आधुनिकता बस छोटे कपड़ों में ही समा जाती है, दहेज का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, कैसे हो जाता है? मान लो लड़की भी कमा रही, लड़का भी कमा रहा है। कई बार तो लड़की हो सकता है ज़्यादा भी कमाती हो लड़के से। तो दहेज का तुक क्या बना? पहले दहेज का एक आर्थिक तर्क होता था, एक इकोनॉमिक लॉजिक था। वो ये था कि लड़की कुछ करती कराती तो है नहीं, गाय है, उसका काम है बस बच्चे जनना। तो जब तक पिता के घर में थी तो पिता उसका खर्चा उठा रहा था, बोझ की तरह थी। अब पति के घर में जाएगी तो वो खर्चा जो पहले पिता उठाता था अब वो पति के ऊपर आ गया। तो पिता एक तरह के मुआवजे, कॉम्पेंसेशन की तरह पैसे देता था कि भाई मेरा खर्चा अब बचने लगा क्योंकि गाय अब मैंने तुम्हारे यहाँ बांध दी, लेकिन अब तुम्हारा खर्चा शुरू हो जाएगा तो ये लो मेरी ओर से मुआवजे का पैसा। लोग पहले इस तरह का कुतर्क देते थे दहेज के पक्ष में कि दहेज का एक इकोनॉमिक लॉजिक होता है। अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो कमाती भी हैं या कम से कम कमाने की सामर्थ्य रखती हैं, तो अब किस तर्क पे दहेज देते हो? कल्चर। रुको रुको रुको। हमारे समाज में तो यही बोला जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाएं नहीं, क्योंकि पढ़ाएंगे तो फिर उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। और क्योंकि वो नहीं पढ़ाते इसीलिए ताकि जैसे माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी के लिए पैसे ज़्यादा जोड़ते हैं और पढ़ाई के लिए कम। जैसे अगर बेटी कहेगी, अभी मेरी कज़न ही कहती है उसको लंदन जाके पढ़ना है, तो वो मना कर देते हैं। ऐसे घर की कोई लड़की है तो उसके लिए मेरे पास एक ही गूढ़ दर्शन है, पूरा वेदांत उसको बता देता हूं 2 शब्दों में। जबरदस्त सूत्र है, समझ लेना। इसका मूल संस्कृत में था, मैं भी हिंदी में बता रहा हूं। भाग जाओ। भागो।
दहेज मत लो, माइक तो ले लो। आचार्य जी, मैंने जब विरोध किया दहेज का कि मैं नहीं लूँगा, उस समय मैं उतना स्टेबल भी नहीं था, सामने वाला परिवार उतना स्टेबल नहीं है, और सबने ही बोला, चाहे करीबी हो, दोस्त हो, सबने, अरे हमने तो लिया है, आज हम देखो स्टेबल, उसी पैसे से हमने धंधा कर लिया, अरे तुम नहीं लोगे तो तुम समाज में क्या बोलोगे, क्या मिला है वहाँ से। और सब बहुत पहले से चला आ रहा है, वो तो वो लिए, उनके चाचा लिए, उनके मामा लिए, उनके फूफा लिए, तो तुमको भी तो तो लेना बोल ही दो कि पड़ेगा। लिया है, वो तुम्हारा बैंक खाता चेक करने आएंगे क्या? ऐसे हैं जिनको बहुत खुजली हो रही है, उनको बोल दो हाँ लिया है, मैंने एक जवाब दे दिया 25 था, करोड़ लिया है। मैंने, माफ़ी चाहूँगा बीच में बोल रहा हूँ, मैंने एक जवाब दे दिया था कि आप जितना लोगे अपने घर वालों को, उतना मैं उनको दे दूंगा, और मैं कैसे दूंगा वो मैं देखूंगा। आज मैं इतने स्टेबल हूँ कि वो इस बोल नहीं पा जवाब रहे से हैं। काम चल जाता हो तो दे दो इस जवाब को, परेशान क्यों हो? वैसे जवाब देने की भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी कहीं से कोई बाध्यता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम दूसरों को समझाओ कि तुमने दहेज क्यों नहीं लिया। तुम्हारा मसला है, तुम लो नहीं लो, वो कौन होते हैं पूछने वाले? तुम्हारा क्या हक है? कल को तुम कुछ भी पूछोगे, मेरी पत्नी के दरमियान क्या चल रहा है, मैं क्यों बताऊं? अपने काम से काम रखो। और कोई सर पे ही चढ़ा आ रहा हो तो बोल रहा हूं ना, कह दो उसको 25 करोड़ लिया है और बहुत खुश हूं, और तुम उधार मांगोगे तो दूंगा नहीं। धन्यवाद। लोग किस सीमा तक घुस सकते हैं जानते हो? अभी राजस्थान के ही, आप में से कौन है राजस्थान का? अभी राजस्थान के ही किसी समुदाय को लेकर के आया है, घटना आई है, वहाँ पर एक कुकड़ी या कुड़की करके प्रथा चलती है। इनके पास है, रोहित को मैंने फॉरवर्ड करा था जब मुझे मिला था। कहाँ है? उदित को भी पता है, उसको भी भेजा था। तो प्रथा ये है कि, और ये राजस्थान में ही है, कि वो लोग जो नवविवाहिता होती है उसके बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाते हैं और कहते हैं ये लाल होनी चाहिए, और अगर लाल नहीं है तो इस पर 5-10 लाख का हर्जाना लगाया जाएगा। और ये अर्थदंड जो लगता है, ये किसके पास जाता है सारा पैसा? वो जो खप के 4-5 दबंग होते हैं उनके पास वो पैसा चला जाता है। और ये चली आ रही थी प्रथा सैकड़ों सालों से। अभी 10-15 दिन हुए हैं, एक लड़की ने इस पर आवाज़ उठाई और जाके FIR करा दी। तो ये बात अब मीडिया में आ रही है, और अब वो सारे जो दबंग थे जो ये सब कराया करते थे, वो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये जो भी इसको, और कहते थे कि अगर, मतलब समाज कहाँ तक घुस सकता है एक नारी के पूरे शरीर में ही। कहते थे अगर वो चादर लाल नहीं हुई है तो तुमको उसके बदले 2 और परीक्षाएं होती हैं, दोनों में से एक पास करनी पड़ेगी। एक होती थी जल परीक्षा और एक अग्नि परीक्षा। जल परीक्षा ये है कि एक तालाब में उसको कहते थे पूरा अंदर तक घुस जाओ, सर भी अंदर चला जाए, और वही जो खप का कोई दबंग होता था वो 100 कदम चलेगा तालाब के इर्द गिर्द, और 100 कदम जब तक वो चलेगा तब तक तुम्हारा सर नीचे रहना चाहिए। अगर सांस लेने के लिए बाहर निकाल दिया तो सिद्ध हो जाएगा कि तू कुलटाए व्यभिचारिणी है, और फिर तेरे घर वालों से 10-20 लाख हम वसूलेंगे। सारा खेल पैसे का, फिर तेरे घर वालों से पैसे वसूलेंगे। और दूसरी जो अग्नि परीक्षा होती थी वो होती थी कि तेरे हाथ में एक तपता हुआ तवा रख देंगे, और तपता हुआ तवा रख के तुझे 5 या 7 कदम को चलना है। अगर तू चल ली 7 कदम और तवा छोड़ नहीं दिया हाथ जलने पे, तब तो पतिव्रता और तू सिद्ध हो जाएगा कि शीलवंती है, नहीं तो फिर से और ज़्यादा तेरे पे हम हर्जाना लगवाएंगे। दुनिया बिल्कुल तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यक्तिगत मसलों में, तुम्हारे बिस्तर में, तुम्हारे शरीर के अंदर घुस आएगी। तुम इनको कितनी अनुमति दे सकते हो? कहीं पर तो एक मर्यादा की रेखा खींचनी पड़ेगी ना, कि इससे ज़्यादा मत पूछना। ना तुम्हारे लिए पूछना उचित है, ना हमारे लिए बताना उचित है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं करे जाने चाहिए। 2 लोगों का मसला है, वो देख लेंगे आपस में। हाँ, हम तुमसे सलाह मांगने आए तो अलग बात है, पर हमने तुमसे पूछा क्या? पूछा नहीं तो क्यों आ रहे हो मुंह खोलने?
और इतना क्यों तुम परेशान हो रहे हो, और इसमें इतना हैरान परेशान रोने होने की क्या बात है? काबिल आदमी हो, पढ़े लिखे हो, कमाते हो, इतना दबाव अनुभव ही क्यों कर रहे हो तुम समाज का? शिक्षा इसीलिए मिलती है ना, या विद्या सा विमुक्तये, जो मुक्ति दे वही विद्या है। तो तुमने शिक्षा क्यों ली अगर तुम्हें मुक्ति ही नहीं मिल रही है इन सब पचड़ों से? आदमी शिक्षा हासिल करता है, कमाना धमाना शुरू करता है, संसार में शक्ति अर्जित करता है, इसीलिए ताकि मूर्खताओं से आजाद हो सके। शिक्षा, नौकरी सब पाने के बाद भी अगर तुम आजाद नहीं हो रहे हो तो सब व्यर्थ गया तुम्हारा। इतना नहीं लोगों को सर पे चढ़ाते। सर पे सिर्फ एक चढ़ सकता है, उसको सत्य बोलते हैं, चाहे उसको ऊपर वाला बोल लो चाहे अंदर वाला बोल लो। सिर्फ एक को हैसियत देनी चाहिए कि सर पे चढ़ के बैठ। समाज को नहीं ये अधिकार दे देते कि सर पे चढ़ के बैठ जाए।